हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे आधुनिक भारत की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हमने यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे थे हम, जिसमें कि हमने सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा कि पुर्तगाली कंपनी कैसे भारत में आई। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डचों की कंपनी जो थी वो भारत में कैसे आई, उनके व्यापार की शुरुआत भारत में कैसे होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेजी कंपनी का भारत में आगमन और फिर फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। तो आई होप आपको पुर्तगालियों का भारत आगमन वाली क्लास अच्छी लगी होगी और आपको कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। अगर एक बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता या याद नहीं होते हैं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डचों का भारत में आगमन, कि जो डच कंपनी आई थी उसका भारत में आगमन हुआ, कैसे उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत की और किन से उन्हें यहाँ पर टक्कर लेनी पड़ी और कैसे उन्होंने अपने यहाँ पर पैर जमाए या फिर उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले है कि नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी डच के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो डच कंपनी हम बोल रहे हैं हम किन को बोलते हैं। तो डच किन को बोला जाता है कि जो यूरोप में नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे उनको डच के नाम से जाना जाता था। नीदरलैंड की राजधानी उस समय क्या थी? एम्स्टर्डम। ये भी आपको याद रखनी है कि उस समय नीदरलैंड की राजधानी कौन सी थी? तो एम्स्टर्डम थी। नीदरलैंड की प्रसिद्ध बंदरगाहें देखनी है हमें, उसका क्या नाम था? प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम रोटरडम। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीदरलैंड 1585 ईस्वी में स्पेन से स्वतंत्र हुआ, कि पहले ये स्पेन के अधीन था। स्पेन के ही अधीन, पुर्तगाल को हमने देखा था कि पुर्तगाल को स्पेन ने अपने अधीन कर लिया था और जो नीदरलैंड था ये भी स्पेन के ही अधीन था। 1585 ईस्वी में ये स्पेन से स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जो है इन्होंने अपना व्यापारिक महत्व बढ़ाने की कोशिश की, अपना व्यापार फैलाने की कोशिश की और ये व्यापार करने के जो है उद्देश्य से भारत या पूर्वी देशों की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया। तो हमें अब सबसे पहले किन को देखना है कि डच किन्हें कहा जाता है। तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी डच नाम से जाने जाते हैं। अगर पूछ ले आपसे नीदरलैंड या डचों की राजधानी कौन सी थी तो उसमें एम्स्टर्डम थी। और नीदरलैंड की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? रोटरडम। ये शायद एग्जाम में इतना ना पूछा जाए, लेकिन एक बेस बनाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हम डच कंपनी पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आई है, उनकी राजधानी उस समय कौन सी थी और वहाँ की फेमस बंदरगाहें कौन सी थी, क्योंकि रोटरडम का नाम कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो नीदरलैंड 1585 ईस्वी में स्पेन से स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि डचों ने शुरुआत में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जो पुर्तगाल थे, से मसाले खरीदकर यूरोप के अन्य देशों में बेचने शुरू कर दिए। देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो पुर्तगाल के लोगों ने ही हिंद महासागर को पार करते हुए समुद्री रास्ते की खोज की और भारत से मसालों का व्यापार करना शुरू किया। तो जो पुर्तगाल के व्यापारी जो थे वो भारत से मसाले खरीदकर उसको यूरोप में बेच रहे थे। तो वहाँ पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में डच व्यापारी जो थे वो लिस्बन से ये भारतीय लोगों द्वारा जो है भारत से लाए गए मसालों को खरीद रहे थे, तो यहाँ से खरीद कर, डच लिस्बन से खरीद कर यूरोप के जो अन्य देश थे ना, जैसे स्पेन हो गया, बाकी और देश हो गए, तो वहाँ पर बेच रहे थे। सिंपल सी बात है कि पुर्तगाल के व्यापारी खरीद रहे हैं मसाले कहाँ से? भारत से। और पुर्तगाल के जो व्यापारी थे उनसे यूरोप में मसाले कौन खरीद रहा है? उनसे डच व्यापारी खरीद रहे हैं और यूरोप के देशों में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। तो डचों ने दिमाग लगाया कि हम अगर इससे मसाले खरीदने शुरू कर रहे हैं तो क्यों, अगर हमें यहाँ पर भी इतना मुनाफा हो रहा है तो क्यों ना हम डायरेक्ट जो है भारत से या फिर इंडोनेशिया से मसाले खरीद कर अगर हम यूरोप के देशों में बेचेंगे तो हमें कितना ज़्यादा मुनाफा होगा। ये डच व्यापारियों के मन में लालच आ गया, उनको समझ आ गया कि अगर हम पुर्तगाली व्यापारी जो कि भारत से मसाले लाकर हमें बेच रहे हैं, इससे भी हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, तो अगर हम सीधे ही खुद जाकर जो है भारत से या फिर इंडोनेशिया से अगर मसाले लाकर हमारे देश यूरोप में बेचेंगे, हमारे महाद्वीप में, तो हमें कितना ज़्यादा मुनाफा होगा। इस चीज़ को इन्होंने सोचना शुरू किया। तो तब इनके मन में
ये लालच आ गया कि हाँ, हमें भी भारत की तरफ व्यापार करने के लिए जाना चाहिए, हमें भारत से मसाले खरीद कर यूरोप के देशों में बेचना चाहिए, हमें यहाँ पुर्तगाली व्यापारियों से मसाले ना खरीद कर हमें डायरेक्ट जो है भारत या फिर इंडोनेशिया से मसाले खरीदने चाहिए, तभी हम ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। देखिए कि उन्हें इस व्यापार से काफ़ी मुनाफा, और अपने इस मुनाफे से उन्होंने जलयान और नौसेना बनाने शुरू कर दी। तो डचों को जो पुर्तगाली व्यापारियों से मसाले खरीद रहे थे, इनसे भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, तो इन्होंने अपनी जलयान सेना और नौसेना जो थी इनको शक्तिशाली बनाया, जहाज़ों का निर्माण किया और जहाजी बेड़े को तैयार किया व्यापार करने के लिए, भारत की तरफ जाने के लिए अपने जहाजी बेड़े को तैयार किया, और अपनी सरकार से परमिशन लेकर इन्होंने अपनी खुद की तैयारी करनी शुरू कर दी कि हम भी अब जो है भारत के साथ मसालों का व्यापार करेंगे, हम पुर्तगाल से मसाले ना खरीद कर हम डायरेक्ट भारत या फिर इंडोनेशिया, जहाँ से मसाले ये पुर्तगाली व्यापारी ला रहे हैं वहाँ से ही हम मसाले लाकर अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कि डच, ये सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई, जिसका पूरा नाम था वेरीगिंदे ओस्ट इंडस कंपनी। तो ये डच इंडिया जो कंपनी थी, इसका पूरा कंपनी की स्थापना कंपनी बन गई है 1602 में, बनकर तैयार होगी कहाँ के लिए, भारत और इंडोनेशिया के देशों से व्यापार करने के लिए तैयार हो गई। तो कंपनी बनाई सबसे पहले 1602 में डचों ने अपनी, और इस कंपनी का क्या नाम रखा इन्होंने, वेरी गेंदे ओस्ट इंडस कंपनी, या फिर कहीं कहीं पर आपको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों एक ही कंपनी का नाम है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि डचों की कंपनी का क्या नाम था, तो वेरी गिंदे ओस्ट इंडस कंपनी या फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो वो कब होती है आपकी 1602 ईस्वी में। इस कंपनी को हॉलैंड की संसद ने भारत के साथ और पूर्व के देशों में इंडोनेशिया भी आता है यहाँ पर, कि जो ये यूरोप है, यूरोप के इस साइड के जो भी देश है ना वो सारे पूर्वी देश ही कहलाएंगे। हाँ, इसमें भारत आ गया, इंडोनेशिया आ गया। तो इस साइड के जो देश थे, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया किसने, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड की संसद ने दे दिया इस कंपनी को, कि आप जाओ और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करो और वहाँ से माल खरीद कर हमारे यूरोप के देशों में बेच सकते हो। इस चीज़ की परमिशन इस कंपनी को मिल गई, किसको, वेरी गिंदे ओस्ट इंडस कंपनी को। इसमें युद्ध करने व संधि करने, किले बनाने, भारतीय प्रदेशों को जीतने का अधिकार भी हॉलैंड की संसद ने दे दिया। इस कंपनी को और कौन से अधिकार मिले, कि इस कंपनी को अधिकार मिला कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप युद्ध भी कर सकते हो पूर्व के देशों के साथ अपने बचाव के लिए, अगर ज़रूरत पड़ती तो आप संधि भी कर सकते हो, किले बनाने मतलब कि अपनी फैक्ट्री या कारखाना भी लगा सकते हो व्यापार के लिए, और भारत के प्रदेशों को जीतने का अधिकार भी इस कंपनी को मिल चुका था। तो मतलब कि इस डच कंपनी का पूरा, डच कंपनी जो ये बनी थी इस पर पूरा कंट्रोल किसका था, इस हॉलैंड की संसद का था। इसकी मतलब ये एक सरकारी कंपनी थी, संसद का पूरा पूरा कंट्रोल था इस कंपनी पर। तो आपको समझ आ गया ना कि डच कंपनी कैसे बनी और इसको कौन कौन से अधिकार मिले हुए थे। नेक्स्ट है जॉन लिकोटन। जॉन लिकोटन, ये आपको नाम याद रखना है इसका, कि जॉन लिकोटन नामक डच यात्री 1583 ईस्वी में गोवा आया। वह पूर्वी जगत की समुद्री यात्राओं पर इसने एक पुस्तक लिखी। कि डच यात्री था, एक व्यापारी नहीं, यात्री। आपको ये याद रखना है कि ये व्यापारी नहीं है, ये एक नॉर्मल यात्री है जो कि यात्रा कर रहा था देशों की। तो ये यात्री था जिसका नाम जॉन लिकोटन था। ये 1583 ईस्वी में गोवा आता है। वह पूर्वी जगत की समुद्री यात्राओं पर एक पुस्तक लिखता है। और 1583 में आप देखिए कि भारत में किसका शासन था, भारत में शासन था अकबर का, मुगल शासक अकबर का शासन चल रहा था 1583 में, क्योंकि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था। नेक्स्ट कि 1605 ईस्वी में डचों ने इंडोनेशिया में स्थित अम्बोयना द्वीप समूह है पुर्तगालियों से छीन लिया और वहां से पुर्तगालियों को हटाकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तो ये पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने आए थे डच,
तो 1605 में आते हैं डच पूर्वी देशों की तरफ। पूर्वी देशों में इंडोनेशिया जो था उसमें वो भी मसालों के लिए काफ़ी फेमस था। इंडोनेशिया में भी जो द्वीप थे, अम्बोयना हो गया एक, ये द्वीप काफ़ी फेमस था व्यापार के लिए। अच्छी बंदरगाह थी, ये काफ़ी प्रसिद्ध बंदरगाह थी। यहाँ से बड़े लेवल पे जो है व्यापार होता था। तो इस अम्बोयना द्वीप पर पहले पुर्तगाली व्यापारी आए थे तो उनका कब्जा था। लेकिन जब 1605 में डच आते हैं तो इन्होंने पुर्तगालियों से इस अम्बोयना द्वीप को छीन लिया है। और कहाँ पर है ये अम्बोयना द्वीप? ये आपको मिलान में पूछ सकता है कि अम्बोयना द्वीप समूह कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। डचों ने पुर्तगालियों से इस द्वीप को छीन लिया और पुर्तगालियों को हटाकर अपना प्रभाव इस द्वीप पर स्थापित कर लिया, इस बंदरगाह पर अपना कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है डचों भारत में डचों ने मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम बोल दो, कहीं कहीं पर आपको मछलीपट्टनम लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पर आपको मसूलीपट्टनम लिखा हुआ मिलता है। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने या फैक्ट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनमें यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री या कारखाना कहाँ था, डचों का प्रथम फैक्ट्री या कारखाना, अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री या कारखाना, या फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री या कारखाना। तो इनसे आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन में दे देता है और क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देता है। तो आपको याद रखना है कि डचों ने कहाँ पर लगाई अपनी पहले फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी, कारखाना बोल दो, कुछ भी बोल दो, कारखाना, फैक्ट्री, कोठी या प्रेसिडेंसी, एक ही बात है चारों चीज़ें। आपको बस इतना याद रखना कि डचों ने मछलीपट्टनम में लगाई थी। कब लगाई? 1605 ईस्वी में। डच से आप याद ऐसे कर सकते हो, डच मच, डच मच, डचों ने कहाँ पर लगाई? मछलीपट्टनम में, डच मच, डचों ने मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम, दोनों एक ही जगह का नाम है, यहाँ पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी लगाई थी। नेक्स्ट है कि डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बाइना द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। ये अम्बोइना था 1605, ये दोबारा से आ गई ये लाइन कि 1605 ईस्वी में इंडोनेशिया में अम्बाइना द्वीप समूह पर डचों ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि डचों ने पुर्तगालियों से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में ही स्थित है एक और द्वीप समूह जिसका नाम है जकार्ता, द्वीप को जीत लिया और वहां पर एक नया शहर बसाया जिसका नाम था वेटेपिया। डच वेटेपिया से ही जो है भारत के व्यापार को कंट्रोल करते थे, क्योंकि इंडोनेशिया जो है भारत के नज़दीक ही था। तो यहाँ से जो है अपनी वेटेपिया, ये नया शहर जो इन्होंने बसाया था, यहीं से जो है ये पूरे भारत के व्यापार को कंट्रोल करते थे। तो इंडोनेशिया में हमने टोटल 2 फेमस बंदरगाहें या द्वीप समूह पढ़े। एक तो अम्बोयना, अम्बाइना बोल दो या फिर अम्बोयना बोल दो। एक जकार्ता, जकार्ता द्वीप समूह, दोनों इंडोनेशिया में स्थित है। दोनों पर पुर्तगालियों का अधिकार था पहले, बाद में इस पर डचों ने अपना अधिकार कर लिया। और जकार्ता द्वीप समूह पर है इन्होंने, डचों ने वेटेपिया नामक एक शहर भी बसाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछ सकता है आपको कि डचों द्वारा वेटेपिया नामक शहर कहाँ पर बसाया गया, तो ये जकार्ता द्वीप समूह इंडोनेशिया में बसाया गया। नेक्स्ट है 1610 में पुलिकट, तमिलनाडु में कोठी बनाई डचों ने। पुलिकट से वस्तुओं का व्यापार करते थे तथा बारूद का कारखाना लगाया, टकसाल लगाई और पैगोडा नाम का एक सोने का सिक्का भी चलाया डचों ने। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है यहाँ से कि पुलिकट में ऐसे पूछ सकता है कि डचों ने पुलिकट या तमिलनाडु में कोठी कब बनाई? 1610 ईस्वी में। और पुलिकट से वस्तुओं का व्यापार करते थे, बारूद का कारखाना लगाया डचों ने मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में सॉरी, और टकसाल लगाई और पैगोडा नाम का एक सोने का सिक्का चला। ये पैगोडा नाम का जो सोने का सिक्का है, ये हम जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तब भी इसका जिक्र आएगा। तो आप याद रखना, पैगोडा एक मुद्रा का नाम है, सिक्के का नाम है। किसका सिक्का? ये चांदी का, सोने का, ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो ये सोने का सिक्का है। ये किसने चलाया था? तो ये डचों ने चलाया है। याद रखिएगा, पैगोडा नाम का सोने का सिक्का डचों द्वारा चलाया गया। इसका जिक्र जब हम अंग्रेजी कंपनी के एंट्री के बारे में पढ़ेंगे ना भारत में, तब इसका जिक्र आता है। पुलिकट जो है वो 1690 ईस्वी तक डचों का मुख्यालय रहा, मुख्य केंद्र रहा।
उसके बाद डचों ने अपना मुख्यालय किसको बना लिया, नागापट्टनम को बना लिया। तो पुलिकट जो है इनके लिए काफ़ी समय तक व्यापार का केंद्र रहा है। 1610 से लेकर 1690 80 साल तक जो है पुलिकट तमिलनाडु में जो है डचों ने अपना इसको अपना हेड क्वार्टर बनाए रखा था। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री, कि बंगाल जो है बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी पीपली में स्थापित की गई। पीपली जगह कहाँ पर स्थित है, बंगाल में है। क्योंकि अलग अलग जगह स्थापित कर रहे थे ना डच अपनी फैक्ट्री। मद्रास में कहाँ पर लगाई इन्होंने, तमिलनाडु में कहाँ पर लगाई, बंगाल में कहाँ पर लगाई, और सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर लगाई थी अपनी, मसूलीपट्टनम। मैंने आपको याद करवाया था डच मच मसूलीपट्टनम में लगवाई थी अपनी सबसे पहले कोठी। तो इस तरह आपको याद रखना है कि बंगाल में इन्होंने कहाँ पर 1627 में स्थापित करवाई, कहाँ पर, पीपली में। डच कोरोमंडल तट से सूती वस्त्र तथा मालाबार तट से मसालों का व्यापार करते थे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डचों का सूती वस्त्र का व्यापार किस तट से होता था और मसालों का व्यापार जो है वो किस तट से होता था। तो सूती वस्त्र जो है वो कोरोमंडल और मसालों का मालाबार, मैं से मसाले मैं से मालाबार तट। आप याद रख सकते हो डच जो है कोरोमंडल तट से सूती वस्त्र और मालाबार तट से मसालों का व्यापार करते थे। जैसे ये देखिए हमारे केरल में है, नीचे की साइड जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें जो है इस साइड तो हमारा है मालाबार तट और इस साइड हमारा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, तो इस कोरोमंडल तट से तो इन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार किया था और इस मालाबार तट से ये मसालों का व्यापार करते थे। कौन, डच व्यापारी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि डच नील का निर्यात कहाँ से करते थे, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम से। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी मछलीपट्टनम में ही लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। तो नील का निर्यात ये वहीं से करते थे। भारत से वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को। कि जो वस्त्रों का व्यापार करने का सिस्टम चलाया था इन्होंने, वो चलाया था इन्होंने भारत से डचों ने ही शुरुआत की थी। याद रखना है कि वस्त्रों, सूती वस्त्र या फिर जो भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये डच कंपनी या डच व्यापारियों को ही इसका श्रेय जाता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि इससे पहले जो कंपनी आई थी पुर्तगाली, वो मसालों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, वो मसालों का व्यापार ज़्यादा करते थे। जबकि डच जो थे इन्होंने वस्त्रों पर भी ज़्यादा फोकस किया, मसालों पर तो इन्होंने किया ही किया। इन्होंने भारत से वस्त्र, गुजरात की साइड, गुजरात सूरत से इन्होंने वस्त्रों का ज़्यादा व्यापार किया। डचों को सूती वस्त्रों में सबसे ज़्यादा मुनाफा किस जगह से होता था, वो सूरत से, क्योंकि सूरत के सूती वस्त्र फेमस थे। तो डचों को सूती वस्त्रों के व्यापार में सबसे ज़्यादा मुनाफा या लाभ होता था, तो वो सूरत से होता था। नेक्स्ट है, डचों ने 1641 ईस्वी में पुर्तगालियों से मलक्का और 1658 ईस्वी में श्रीलंका जीत लिया। तो 1641 में कब क्या जीता है, पुर्तगालियों से मलक्का द्वीप समूह, और 1628 में क्या जीता, श्रीलंका जो है द्वीप समूह था उसको भी जीत लिया। तो जिन जिन पर पहले पुर्तगालियों का कब्जा था उन सभी प्रमुख द्वीप समूहों पर डचों ने अपना अधिकार कर लिया। क्योंकि डच कंपनी को पीछे संसद से उसकी, डचों की जो ब्रिटिश नीदरलैंड की संसद थी उससे पूरा सपोर्ट मिल रहा था, इनको पूरी सहायता मिल रही थी, इनको युद्ध करने, इनको संधि करने, इन सभी चीज़ों का अधिकार मिला हुआ था। तो इनके पास सरकारी सिस्टम का सपोर्ट ज़्यादा था, इसलिए जो है ये पुर्तगालियों से चीज़ें छीनते जा रहे थे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमने पीछे इंडोनेशिया के दो द्वीप समूह पढ़े, एक तो अम्बायना द्वीप समूह, एक जकार्ता द्वीप समूह, ये दोनों पुर्तगालियों के अंडर में थे। लेकिन जब डच व्यापारी आए तो डचों ने इनको छीन लिया। और एक ये मलक्का द्वीप समूह और श्रीलंका द्वीप समूह जो है, इन दोनों को भी पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, फैक्टर। तो मतलब कि डच जो अपनी फैक्ट्रियाँ या कोठियाँ बना रहे थे व्यापार करने के लिए बंदरगाहों के निकट, तो वहाँ पर जो मेन हेड रहता था, मेन जो होता था फैक्ट्री का हेड, उसको क्या बोला जाता था, फैक्टर बोला जाता था। बंगाल में हुगली के निकट बेदरा का युद्ध जो है, एक बेदरा का युद्ध होता है किन किन के बीच में, अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में।
क्योंकि जब डच डच के बाद अगली नेक्स्ट जो कंपनी आती है हमारे भारत में व्यापार करने के लिए, वो अंग्रेज ही आते हैं। तो जब अंग्रेज आएंगे तो वो डचों को पछाड़ देंगे और डचों को भारत से भगा देंगे। इनके व्यापारियों को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, क्योंकि डचों की कंपनी जो है ज़्यादा शक्तिशाली थी, ज़्यादा स्ट्रोंग थी। तो ये पूछा जाता है कि डचों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध होता है। वो होता है आपका बेदरा का युद्ध। याद रखिएगा नाम। और कहाँ पर होता है, ये बंगाल में होता है। कहाँ? हुगली के निकट बेदरा का युद्ध। और कब? 1759 में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर सन याद नहीं हो रहा है तो। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। उसके 2 साल बाद जो है वो अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो डच जो है वो हार जाते हैं इस लड़ाई में, बेदरा के युद्ध में, और अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे अगर कहीं पर भी पूछ ले कि बेदरा का युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ, तो किन के बीच? अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में। कब हुआ? 1759 में, प्लासी की लड़ाई के 2 साल बाद। कहाँ पर होता है? बंगाल में, हुगली के निकट, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कर्नल फोर्ड ने। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि बेदरा का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कि इस इम्पोर्टेंट इसीलिए था क्योंकि इस युद्ध के बाद डचों का भारत से पतन हो जाता है। डच व्यापारी भारत में व्यापार नहीं करते, वो अपने देश वापस लौट जाते हैं, या फिर वो इंडोनेशिया से ही अपना व्यापार जारी रखते हैं, भारत से वो व्यापार नहीं करते। तो भारत से इस युद्ध के बाद डचों का पतन होता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सारा का जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध, ये कर्नल फोर्ड ने करवाया था। कर्नल फोर्ड इसमें मेन हेड था, और इसी की वजह से जो है अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल फोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि डचों द्वारा भारत में स्थापित अन्य महत्वपूर्ण कोठियाँ कि और कौन कौन सी, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपनी कोठियाँ, या फिर कोठियाँ बोल दो, या फिर फैक्ट्रियाँ बोल दो, या फिर कहीं कहीं इनका कारखाना भी लिखा होता है कि कारखाने, डचों के कारखाने। एक ही बात है, मतलब ये सारे व्यापार के केंद्र थे, व्यापार करने के लिए, अपना माल खरीद कर रखने के लिए, और यहाँ ही से जो अपनी फैक्ट्री और कारखानों से जो है वो समुद्री जहाज़ों में अपने माल को चढ़ाते थे और अपने देश यूरोप में अपने देश भेजते थे। कहाँ? नीदरलैंड। तो पुलिकट जो है, पुलिकट में हमने पढ़ा था ऊपर कि पुलिकट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कब लगाई थी? 1610 में। सूरत, जहाँ से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे और इनको सबसे ज़्यादा मुनाफा होता था, वहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1616 ईस्वी में की। ये विमलीपट्टनम नहीं बच्ची, ये मछलीपट्टनम है। गलती से लिखा गया है, मछलीपट्टनम है या मसूलीपट्टनम। यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1641 ईस्वी में की। करिकाल, करिकाल में 1645 ईस्वी में की। चिनसूरा, चिनसूरा में 1653 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना की। और कोचीन में 1663 ईस्वी में स्थापना की। और लास्ट में जो है बेदरा का युद्ध होता है कब? 1759 ईस्वी में। तो उसके बाद तो इनका पतन ही हो जाता है, ये भाग जाते हैं डच व्यापारी भारत से, अंग्रेज इनको भगा देते हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण कोठियों में शामिल है ये नाम। जो महत्वपूर्ण है ना, वही मैंने आपको बताया। बाकी जगह भी इन्होंने स्थापित की है कोठियाँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसमें आपको पुलिकट पढ़ना है। सूरत, जहाँ से इनको सूती वस्त्र के व्यापार में सबसे ज़्यादा मुनाफा होता था, 1616 में। विमलीपट्टनम 1641 में। करिकाल 1645, चिनसूरा 1653 और कोचिन 1663। तो ये आपका था डचों का भारत आगमन। डचों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब ये देखिए कि नागापट्टनम, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, यहाँ पर 1658 में इन्होंने अपनी कंपनी की अपनी कोठियों की स्थापना की। कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण उनकी कमजोर समुद्री शक्ति होना था। कम उनकी कम समुद्री शक्ति जो है इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना भारत में, अंग्रेजों की कंपनी, उसके मुकाबले में इनकी समुद्री शक्ति कमजोर थी। और दूसरा कारण था डच कंपनी के पतन का कि डच कंपनी का सरकार के सीधे नियंत्रण में होना। कि जो मैंने पीछे भी बताया था कि जो डच कंपनी बनी थी, ये एक सरकारी कंपनी थी। इस पर जो है हॉलैंड या नीदरलैंड, जहाँ से यह कंपनी आई थी, वहाँ की संसद का पूरा कंट्रोल था।
तो जब भी संसद को लगता तो वो इसको, जो इनके मेन हेड थे, इनको बदल कर भेज देती थी। तो कई बार कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट आ जाते थे, कई अयोग्य होते थे, तो जिसके कारण जो है कंपनी का सिस्टम एक जैसा नहीं चलता था। कभी इनको मुनाफा होता, कभी इनको नुकसान हो जाता था। इस कारण जो है सरकार का कंट्रोल ज़्यादा था इस कंपनी पर। व्यापारी जो थे वो मनमाने ढंग से व्यापार या काम नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण जो है सरकार का कंट्रोल ज़्यादा होने के कारण इस कंपनी का पतन हो गया। जबकि जो अंग्रेजी कंपनी आती थी इसके मुकाबले में डचों के, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। उसमें सारे जो है सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जबकि ये डच कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण जो है बंदी हुई थी। तो ये इसका पूछा जाता है आपसे कंसेप्ट बेस पे कि डचों की हार या पतन के कारण क्या थे भारत में। तो इनका सबसे बड़ा कारण तो एक तो डच का सरकारी कंपनी था, सरकार के नियंत्रण में थी। दूसरा, कंपनी के कर्मचारी जो थे वो भ्रष्ट थे, अयोग्य थे। और तीसरा था इनकी समुद्री शक्ति कमजोर होना, क्योंकि समुद्री शक्ति पर जो है पुर्तगालियों का ज़्यादा अधिकार था। क्योंकि पुर्तगालियों ने ही समुद्री रास्ते की खोज की थी, तो पुर्तगाली ज़्यादा शक्तिशाली थे। और बाद में जो है अंग्रेज कंपनी है, तो वो अंग्रेज जो है वो पुर्तगालियों से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। इसीलिए जो है डचों का भारत आगमन जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनको जल्दी ही पछाड़ दिया था। तो ये आपका डचों का भारत आगमन था कि डच कंपनी कैसे कैसे भारत में आती है और कैसे कैसे इनका सिस्टम रहता है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की और कहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, कौन कौन से द्वीप समूह को इन्होंने पुर्तगालियों से जीता और किस किस चीज़ का ये भारत से व्यापार करते थे। तो एक बार मोटा मोटा हम रिवीजन और कर लेते हैं दोबारा से कि जो जो हाईलाइटेड है। सबसे इसमें हाईलाइट यही है कि डच कंपनी का नाम आपको देखना है। बनी कब थी ये कंपनी? 1602 में। और इसका नाम क्या था? वेरी गिंदे ओस्ट इंडस कंपनी या फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये इस कंपनी का पूरा नाम था। याद रखिएगा डच कंपनी कब बनी थी? 1602 ईस्वी में बनी थी। इस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। थर्ड आपका है नेक्स्ट कि इंडोनेशिया में अम्बोयना द्वीप समूह जो है वो डचों ने छीन लिया था पुर्तगालियों से। और डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है कब लगाई? तो ये 1605 में। 1602 में तो ये कंपनी बनी है। 3 साल बाद मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी थी डच कंपनी ने। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या कंपनी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। कब की? 1605 में। कंपनी बनी कब थी? 1602 में। 3 साल बाद इन्होंने अपनी कंपनी जो है अपनी कोठी स्थापित कर ली। और इंडोनेशिया में एक और द्वीप समूह जकार्ता, इसको भी इन्होंने जीत लिया था पुर्तगालियों से डचों ने। पुलिकट में 1610 में इन्होंने अपनी कोठी बनाई और 1690 तक जो है इनका पुलिकट जो है व्यापार का मुख्य केंद्र रहा था। बारूद का कारखाना इन्होंने डचों ने लगाया पुलिकट में, टकसाल लगाई और पैगोडा नाम का एक सोने का सिक्का भी चलाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पैगोडा नाम का सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन में आपको दे देगा डच व्यापारियों द्वारा, अंग्रेज व्यापारियों द्वारा, पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा, फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा। तो आपको याद रखना है कि पैगोडा नाम का सोने का सिक्का डच व्यापारियों ने चलाया था। और डच फैक्ट्री जो है पिपली में 1627 में स्थापित की गई बंगाल में। जैसे आपको याद रखना है कि डच जो थे सूती वस्त्र का व्यापार कोरोमंडल से करते थे, जबकि मसालों का वो मालाबार तट से समुद्री जहाजों में भेजकर व्यापार करते थे। मालाबार तट से समुद्री जहाजों में मसालों का व्यापार करते थे, निर्यात करते थे भारत से। और कोरोमंडल तट से जो है वो सूती वस्त्र का करते थे। मैं से मालाबार, मैं से मसाले, तो इन आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि मालाबार से मसाला हो गया, तो दूसरा जो कोरोमंडल तट है वहां से सूती वस्त्र का होगा। नील का निर्यात ये मसूलीपट्टनम से करते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सूती वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किस कंपनी को जाता है? तो वो डच व्यापारियों को जाता है, डच कंपनी को जाता है। और डचों को वस्त्रों के निर्यात में सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन सी जगह से होता था? वो आपका सूरत आएगा, सूरत से होता था।
और पुर्तगालियों से डचों ने मलक्का कब छीना? 1641 में। श्रीलंका को कब जीता? 1658 ईस्वी में। और डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका आ गया बेदरा का युद्ध कब होता है? मैंने याद करवा दिया आपको। प्लासी की लड़ाई सबको याद रहती है। तो प्लासी की लड़ाई के 2 साल बाद जो है बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध किन के बीच होता है? अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। उसके बाद जो है डच व्यापारी जो है वो भारत से चले जाते हैं, यहाँ पर उनका व्यापार नहीं टिक पाता है। और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो आपका आएगा कर्नल फोर्ड ने किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि बेदरा का युद्ध काफी महत्वपूर्ण युद्ध था, निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में जो है डचों के व्यापार का फैसला हो जाता है, अंतिम फैसला, और डचों के व्यापार का भारत में पूरी तरह से पतन हो जाता है। अब डचों द्वारा महत्वपूर्ण कोठियां स्थापित की गई। पुलिकट 1610 में। सूरत, जहाँ से वो कपड़ों का व्यापार करते थे, 1616 में वहां पर स्थापित की। विमलीपट्टनम में 1641 में। करिकाल में 1645 में। चिनसूरा 1653, कोचिन 1663, नागापट्टनम, कासिम बाजार, पटना, बालासोर में 1658 में। और डचों की हार का कारण क्या था? पतन का कारण क्या था व्यापार का? तो एक तो सरकारी कंपनी थी, सरकार का कंट्रोल ज़्यादा था, कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट थे, अयोग्य थे, और इनकी समुद्री शक्ति जो थी वो कमज़ोर थी। समुद्र के रास्तों पर इनका नियंत्रण कम था डचों का। इस कारण जो है वो डच कंपनी भारत में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई, जबकि अंग्रेज जो थी इसके टक्कर में आई थी, अंग्रेजी व्यापारी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इस कारण डचों का जो है भारत में पतन हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप याद करिएगा। बस मैं इतना करवा सकती हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर करवा सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, लेकिन याद आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोई भी टीचर हो वो स्टूडेंट को या अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, समझा सकता है, लेकिन याद आपको खुद करना पड़ेगा। जब तक आप खुद याद नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद याद करना इतना मुश्किल नहीं होता। 1 से 2 बार अगर आप क्लास को दोबारा से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको डच कंपनी जो है अच्छे से समझ आई होगी। बच्चे खुद को याद करना ही पड़ेगा। वही बात है ना, कहावत भी है कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पिलाया नहीं जा सकता। तो जब घोड़े को प्यास लगेगी ना तभी वो पानी पिएगा। जब आपको लगन होगी ना याद करने की तभी आप याद कर पाओगे। मेरा काम है समझाना, आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना, आपका मार्गदर्शन करना, वो मैं कर रही हूँ। बाकी आपको याद तो खुद करना ही पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। और मैंने इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की कि डच जो कंपनी है पढ़ी है हमने, आज टॉपिक पढ़ा है, इसमें से जो है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, आईएएस दे रहे हो, या फिर पीजीटी हिस्ट्री का कर रहे हो, कोई भी टॉपिक जहाँ पर भी हिस्ट्री आपकी आती है, जिस भी एग्जाम में अगर वहाँ पर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है डच से, तो वो आपका इस डच कंपनी से इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बेशर्ते कि आपको क्लास को 2 से 3 बार देखना होगा, आपको याद करना होगा। इस क्लास में मैंने जो जो पॉइंट डाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ इसको छोड़ सकते, क्योंकि मैंने सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़कर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही इस पीपीटी में डाला है। इसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि छोड़ने की चीज़ें जो थी एक्स्ट्रा थी, जो याद करने की नहीं होती, जो एग्जाम में नहीं आते, उनको मैंने पहले ही छोड़ दिया है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डाली गई। इस क्लास से आप एक भी पॉइंट नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जितना मैंने इसमें डाला है इम्पोर्टेंट ही चीज़ें डाली हैं। आई होप आपको समझ आया होगा क्लास। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए। अगर कोई कमी रहती तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आ सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच।